नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार वारहेड, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय नवलगढ़ के यूट्यूब चैनल पर सभी छात्रों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। ऑडियो वीडियो व्याख्यान के क्रम में हम स्नातक संस्कृत साहित्य प्रथम वर्ष का प्रारंभ करते हैं। प्रथम वर्ष के प्रश्न पत्र में चलने वाले अंश भारतीय संस्कृति के प्रमुख तत्व है। इस अंश का इस पीडीएफ नोट्स के माध्यम से हम छात्रों को अध्यापन करवाएंगे। यह एक पुस्तक चलती है जिसका नाम भारतीय संस्कृति के प्रमुख तत्व है। इस पुस्तक से प्रश्न एवं टिप्पणियाँ परीक्षा में पूछी जाती है। पुस्तक का जो प्रमुख प्रश्न और हेडिंग है वो है भारतीय संस्कृति के प्रमुख तत्व। यही प्रमुख तत्व या विशेषताएं हैं जो बिंदु रूप में हम यहाँ पढ़ाएंगे संक्षेप में। उन्हीं को फिर आगे विस्तृत करके अथवा टिप्पणियों योग्य बना के टिप्पणियाँ पूछी जाती है, संक्षिप्त प्रश्न पूछे जाते हैं और मध्यम प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। अतः संपूर्ण पुस्तक के दृष्टिकोण से जो आज पढ़ाए जाने वाला अंश और जो प्रदर्शित पीडीएफ है वो महत्वपूर्ण है। अतः छात्र इसको बड़ी ही गंभीरता के साथ अध्यापन करें, पढ़ें। भारतीय संस्कृति के प्रमुख तत्व अथवा विशेषताएं, ये एक बड़ा प्रश्न बनता है। साथ ही इस प्रश्न के जो बिंदु है वो छोटे प्रश्न या टिप्पणियों के रूप में भी बनते हैं। इनको हम संक्षेप में बताएंगे, विस्तार पूर्वक बाद में बताएंगे। पहली विशेषता है प्राचीनता। भारतीय संस्कृति है वो विश्व की प्राचीन संस्कृतियों में और सभ्यताओं में परिगणित होती है। यानी बहुत से देशों के विकसित होने से पूर्व ही भारत में संस्कृति और सभ्यता का अभ्युदय हो चुका था। नंबर 2 की विशिष्टता है धार्मिकता। धार्मिकता का अभिप्राय है कि भारतीय संस्कृति के जनमानस और उसके लोकाचरण में प्रत्येक क्षेत्र में धर्म जुड़ा हुआ है। तो हमारा जो जीवन दर्शन और दैनिक चर्या है वो धर्म नामक तत्व से अनुप्राणित है। इसको भी विस्तार पूर्वक हम बाद में पढ़ेंगे। तीसरी विशिष्टता है सहिष्णुता। सहिष्णुता का अभिप्राय है सहन करने की क्षमता। भारतीय संस्कृति पर बाह्य आक्रांताओं ने कई बार आक्रमण किए जिससे दूसरी संस्कृतियों का समावेश और हमारी संस्कृतियों पर आघात भी हुए। ऐसी स्थिति में भारतीय संस्कृति ने प्रतिकार न करते हुए अपनी सहिष्णुता की प्रवृत्ति का परिचय दिया। इस प्रकार जो भारतीय संस्कृति है वह सहिष्णुता से ओतप्रोत थी। चौथा वैशिष्ट्य है समन्वय की प्रवृत्ति। समन्वय का अर्थ होता सामंजस्य। दो विरोधी या दो परस्पर पदार्थों या विचारों में कोऑर्डिनेशन। भारतीय जो संस्कृति है उसमें बहुत से दो ऐसे पक्ष है जैसे भोग और वैराग्य है, प्रवृत्ति और निवृत्ति है, इहलोक और परलोक है। ऐसे बहुत से सिद्धांत है, कर्म और ज्ञान है। जिन दोनों ही सिद्धांतों को महत्वपूर्ण मानते हुए भारतीय संस्कृति में उनकी दोनों की महत्ता को अंगीकार करते हुए समन्वय के दृष्टिकोण को प्रतिपादित किया गया है। पांचवी विशिष्टता है वेदों का महत्व। संस्कृति के उद्गम काल के समय हमारे ऋग्वेद की रचना हो चुकी थी और एक बहुत लंबा समय भारतीय संस्कृति का ऐसा था जो वेदों पर आधारित था। इस प्रकार वेदों की महत्ता भारतीय संस्कृति की एक प्रमुख विशेषता रही है और आज भी वेद हमारी संस्कृति और जीवन के प्राण और सिद्धांत के रूप में माने जाते। छठी विशेषता है आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता का अभिप्राय है कि भारतीय मनीषियों ने इसी लोक जीवन को सर्वस्व नहीं माना, अपितु इससे ऊपर उठकर पारलौकिक जीवन
कि कुछ अवधारणाएं भी अंगीकार की और प्राणी को अध्यात्म से जोड़कर उसको उन्मुख बनाया। इसी सिद्धांत को आध्यात्मिकता कहा जाता है। यानी लौकिक कार्यों के साथ साथ जो सृष्टि प्रक्रिया, ईश्वर है, ब्रह्म है, प्राणी ईश्वर का क्या संबंध है, सद्कर्म पाप पुण्य, ऐसी जो अवधारणाएं थी उनको भी अपने चिंतन में स्थान दिया। यही प्रवृत्ति, यही विशिष्टता आध्यात्मिकता कहलाती है। सातवीं विशेषता है वर्णाश्रम व्यवस्था। भारतीय संस्कृति में 4 वर्णों और 4 आश्रमों को माना गया है। भारतीय समाज को 4 वर्णों में कर्म के आधार पर विभक्त माना गया और आश्रम व्यवस्था के अनुसार एक मानव जीवन को आदर्श आयु 100 वर्ष मानते हुए उसको 4 भागों में विभक्त किया गया है। 4 वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 आश्रम है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। 8वीं विशिष्टता है संस्कार। भारतीय संस्कृति में मानव जीवन को संस्कारों से अनुप्राणित माना। उसका विकास क्रम है निर्धारित संस्कारों से होता है। उस संस्कारों के अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग संख्या मानी। सामान्य तौर पे हम 16 संस्कार मानव जीवन में मानते हैं, जो उसके जीवन से गर्भाधान से ही प्रारंभ हो जाते हैं और मृत्यु तक चलते हैं। इनका भी विस्तार पूर्वक अध्ययन है, हम अलग से करेंगे। 9वीं विशिष्टता है ऋण त्रयम्। 3 ऋणों की अवधारणा यहाँ रही है, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। ये कैसे इनकी संपूर्ति होती है, इनका अध्यापन भी हम आगे के जो विस्तृत विशिष्टताओं का अध्ययन करेंगे वहाँ होगा। विपुल साहित्य 10वीं विशेषता के रूप में हमने लिया है। भारतीय संस्कृति प्राचीन काल से ही समृद्ध साहित्य वाली रही है। संस्कृत जैसी भाषा से समृद्ध इस संस्कृति में विभिन्न रचनाओं का निर्माण हुआ, कवियों ने विभिन्न कृतियाँ लिखी। इस प्रकार विपुल साहित्य से संपन्न हमारी संस्कृति और सभ्यता है। 11वीं विशिष्टता है समृद्ध भाषा है। हमारी प्रमुख भाषा संस्कृत थी, जो साहित्य और वैज्ञानिकता और प्रत्येक दृष्टिकोण से समृद्ध भाषा के रूप में अंगीकार की जाती है। यह भाषा भारोपीय परिवार की प्रमुख भाषा और प्राचीनतम भाषा के रूप में मानी जाती है। 12वीं विशेषता विपुल दर्शन। भारतीय मनीषियों ने इस लौकिक जीवन से ऊपर उठकर कुछ दार्शनिक जिज्ञासाओं में भी अपनी बुद्धि को, मनीषा को प्रविष्ट किया, जिसके फलतः अनेक दर्शन संप्रदाय भारतीय संस्कृति में आविर्भूत हुए। आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन वर्गीकरण से हम 2 प्रकार के दर्शन भारतीय संस्कृति में सुनते हैं। षड आस्तिक दर्शन है, वो हमारी भारतीय संस्कृति की एक अमूल्य धरोहर है, जिसको दर्शन शास्त्र विषय में अलग से भी पढ़ा जाता है। ये षड आस्तिक दर्शन कौन कौन से हैं, इसका विस्तृत अध्ययन भी हम आगे के ऑडियो वीडियो व्याख्यानों में करेंगे। 13वां है आत्मवाद। यहाँ भौतिक शरीर को अंतिम न मानते हुए उसमें चेतना के रूप में आत्मा की सत्ता को अंगीकार किया गया है और वो आत्मा अविनाशी अजर है, ऐसा हमारे दर्शन ग्रंथों एवं आध्यात्मिक ग्रंथों में स्वीकार किया गया है। इस प्रकार जो आत्मवाद का सिद्धांत हमारी भारतीय संस्कृति का एक तत्व या विशेषता है। ईश्वरवाद। भारतीय संस्कृति के अनुसार जो ब्रह्म है वो इस सृष्टि में प्राणियों के रूप में व्यक्त होता है। वो व्यष्टि रूप में प्राणियों के रूप में है और समष्टि रूप में वो ईश्वर के रूप में है। इस प्रकार इस सृष्टि का जो एकात्मक रूप है वह वो ईश्वर है, वही सभी प्राणियों में यहाँ सृष्टि के रूप में व्यक्त होता है। तो ऐसा ईश्वरवाद का सिद्धांत है, वो भी हमारी संस्कृति का एक अंग है, जिसको हम आध्यात्मिकता में पढ़ते हैं। कर्मवाद व पुनर्जन्म। भारतीय संस्कृति में यह सिद्धांत माना गया है कि मनुष्य जो भी पाप पुण्य करता है उसका फल है उस पर सदैव चिपका हुआ रहता है और उन फलों को उसको भोगना पड़ता है। फलतः वह बार बार जन्म लेता है
इस कर्मवाद के सिद्धांत के आधार पर ही मनुष्य को अपने पूर्व किए हुए संस्कारों के कारण बार बार सृष्टि प्रक्रिया में आना पड़ता है, जो पुनर्जन्म कहलाता है। बंध और मोक्ष। बंध, पुनर्जन्म, कर्मवाद, अपने किए हुए कर्मों को भोगना या किए हुए कर्मों के फलों को भोगना कर्मवाद है। इस कर्मवाद के फलतः बार बार जन्म लेता है प्राणी। उसी बार बार जन्म लेने की प्रक्रिया को बंधन कहा गया है और उस बंधन से मुक्ति को मोक्ष कहा गया है। उस मुक्ति के मार्ग अलग अलग दर्शनों ने, अलग अलग ग्रंथकारों ने अलग अलग रूप में व्याख्याएं की हैं। देवतावाद व अवतारवाद। वैदिक काल से लेकर आज तक हमारी संस्कृति में देवताओं की सत्ता को अंगीकार किया गया है। हमने हमारी सृष्टि प्रक्रिया और लोकाचरण में ऐसी आध्यात्मिक शक्तियों या सत्ताओं को स्थापित किया है जो या तो सृष्टि को संचालित करती है या इस लोक के सामने एक आचरण का आदर्श प्रस्तुत करती है और वो जनमानस को एक आध्यात्मिकता में पिरोए रखती है। ऐसी अवधारणा को देवतावाद और अवतारवाद के रूप में हम हमारी भारतीय संस्कृति में देखते हैं। इस प्रकार हमने भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशिष्टताएं अथवा जो तत्व है, ऐसा जो बड़ा प्रश्न बनता है, उनके जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनको बड़े ही संक्षेप में हमने समझा। यदि इन बिंदुओं को हम मूलतः कॉन्सेप्चुअली जान लेते हैं तो हम संपूर्ण पुस्तक में चलने वाले जो अंश है उसकी पृष्ठभूमि के विषय में कुछ ना कुछ लिख पाने में समर्थ हो पाते हैं। तो ये है प्रत्येक दृष्टिकोण से जो आज का जो ये ऑडियो वीडियो ई व्याख्यान है वो प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए भारतीय संस्कृति के प्रमुख तत्व वाले अंश के दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हीं बिंदुओं को लेकर आगे टिप्पणियाँ आएगी, आगे छोटे प्रश्न बनेंगे और भी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें भी इनसे संबंधित पूछे जाते हैं। तो हम इनको विस्तृत रूप से फिर भी आगे पढ़ेंगे। लेकिन एक बार छात्र अपनी जो आउटलाइन है, एक वैचारिक पृष्ठभूमि है, इनसे सामान्य परिचय सा है, वो इस ऑडियो वीडियो ई व्याख्यान से तैयार कर लें और जो इसमें बिंदु PDF नोट्स में दिए गए हैं उनको वो नोट भी कर ले और विस्तार पूर्वक हम आगे अध्यापन करवाएंगे। धन्यवाद।